हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आज अपने लोग टैक्स में जो हेड शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम आपको दिख रहा है। क्या नाम दिख रहा है आपको? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जिसको हम लोग प्यार से कैपिटल गेन बोलेंगे। बहुत ही मजेदार हेड है ये क्या है आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाएं। देखिए भाई, सीएस वीएस तो देखिए आपसे हो नहीं रहा है ना, टफ है। अब भाई सीएस हो नहीं रहा और कुछ आप करते नहीं, तो कमाई का जरिया क्या होगा? जब आपके छोटे छोटे हस्बैंड या वाइफ और बच्चे होंगे तो कमाई का जरिया क्या होगा? तो एक जरिया ये हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास पुरखों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, आपने एक एक करके उसको बेचना शुरू कर दिया। अब अगर आप एक एक करके उसको बेचेंगे ना, तो भी सरकार आपको जीने नहीं देगी। वो कहेगी बेच तो रहे हो, हमको हमारा हिस्सा देते चलो। हमारा हिस्सा बोले तो टैक्स देते चलो, उस पे भी वो आपसे टैक्स लेती रहेगी। लेकिन कौन से हेड में लेगी वो इनकम? कौन से हेड में टैक्सेबल करेगी? कैपिटल गेन में करेगी। यानी जब भी आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हो, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो, तो उस पे जो गेन जनरेट होता है वो इस हेड में टैक्सेबल होता है। कौन सा हेड है? कैपिटल गेन का हेड। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हेड तभी अट्रैक्ट होगा जब जो चीज आपने बेची हो वो कैपिटल एसेट हो। क्या चीज हो? कैपिटल एसेट हो। और आपने बेची हो यानी आपने ट्रांसफर किया हो। लॉ वर्ड जो यूज करता है वो ट्रांसफर यूज करता है। वो कहता है अगर आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है जिस पे कोई कैपिटल गेन या लॉस जनरेट हुआ है, तो उसकी बात हम इस हेड में करेंगे। इससे ये समझ में आया, सपोज करिए, मान लीजिए इन्होंने अपना चश्मा बेच दिया। चश्मा बेच डाला इन्होंने, क्या उस पे कैपिटल गेन लगेगा? बच्चे कह रहे नहीं लगेगा, कुछ कह रहे हाँ लगेगा। देखिए, ये अपने को पता कैसे चलेगा? अभी अपन ना कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें कैपिटल एसेट होती हैं और क्या क्या चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती हैं। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में ट्रांसफर की डेफिनेशन, कि ट्रांसफर किसको कहते हैं। अभी ऐसे समझ ले रहे बेचने वगैरह को कहते हैं, ट्रांसफर एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। अगर इनका चश्मा कैपिटल एसेट होगा और जिसको इन्होंने बेचा और ट्रांसफर, बेचने को ट्रांसफर अगर बोला जाएगा तो कैपिटल गेन देना होगा। लेकिन अगर इनका चश्मा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर होगा तो इनको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा, भी देखेंगे। मान लीजिए आपने अपनी सोने की चेन बेच दी। वैलेंटाइन डे मान लीजिए आने वाला है, आपकी गर्लफ्रेंड ने कहा कोई गिफ्ट नहीं दोगे, आपने ऐसी क्या बात है, अपने सोने की चेन उठाई, बेच दी 2 लाख रुपए में। क्या इस पे भी आपको कैपिटल गेन देना होगा? अगेन इसका जवाब अपने को मिलेगा जब अपन कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ लेंगे एंड ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ लेंगे। वैसे आपको मैं बता दूं तो जो चश्मा है वो कैपिटल एसेट नहीं होगा, अब यहां पढ़ाऊंगा आपको। यानी उसके बेचने पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने अपनी सोने की चेन बेच दी तो वो कैपिटल एसेट होगा और उसके बेचने पे कैपिटल गेन निकाला जाएगा और इस हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। तो किस तरीके की चीजें इस हेड में पढ़ने वाले हैं, ये आपको आइडिया लगा? कि कोई भी अगर आप कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं, राइट। आइए बहुत ध्यान से पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मेरे को बहुत ही अच्छा हेड लगता है, ये सबसे मजेदार हेड यही है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेक्शन 45 से लेकर के 55A तक इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में है, जिसमें जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन बोल सकते हैं या इसको बेसिस ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, वो है सेक्शन 45। अच्छा, चार्जिंग सेक्शन यानी सेक्शन 45 कहता है
कि कैपिटल गेन इसी हेड में आपका टैक्सेबल होगा, लेकिन उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्विजिट्स हैं। रिक्विजिट्स मतलब है रिक्वायरमेंट्स। आओ शुरू करते हैं कैपिटल गेन के हेड को। बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 45। अगर आप सेक्शन का नाम इसका याद कर ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 45। देखते हैं क्या बोल रहा है। द रिक्विजिट्स दैट इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए चार्ज टू इनकम टैक्स ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 आर। यानी कैपिटल गेन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आओ एक एक करके पढ़ें। सबसे पहला, देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट। अंडरलाइन करिए वर्ड कैपिटल एसेट। क्या चीज होनी चाहिए? कैपिटल एसेट होना चाहिए। दूसरी बात, द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय द एसएससी। आपने उसको क्या किया हो? ट्रांसफर्ड किया हो। मतलब मान लो मेरे पास एक कैपिटल एसेट है, मेरे पास सोने की चेन है, कैपिटल एसेट है, मैंने उसको ट्रांसफर नहीं किया, बेचा नहीं, तो इस हेड में कोई भी बात नहीं आएगी। कैपिटल एसेट होना चाहिए, दूसरा ट्रांसफर किया होना चाहिए, तीसरा सच ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर की आप बात कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में आपने ट्रांसफर किया। चौथा, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। बेचने पे कोई भी प्रॉफिट या गेन हुआ हो। जब हम प्रॉफिट या गेन की बात करते हैं तो हम केवल पॉजिटिव इनकम की बात नहीं कर रहे होते, हम नेगेटिव इनकम की भी बात कर रहे होते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक कैपिटल एसेट है जो मैंने 1 लाख का खरीदा और बेच भी दिया 1 लाख पे। बताइए कितना प्रॉफिट कितना गेन हुआ? कोई प्रॉफिट कोई गेन नहीं हुआ, तो इस साइड में आने का कोई मतलब ही नहीं बना, जीरो हुआ। अगला एग्जाम्पल, 1 लाख का मैंने खरीदा था कैपिटल एसेट और आज मैंने उसको 2 लाख का बेच दिया। जाहिर सी बात है 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। 1 लाख का अगला एग्जाम्पल, 1 लाख का खरीदा, 1,50,000 का बेच दिया, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। अगला 1 लाख का खरीदा था, 80,000 का बेचा, 20,000 का लॉस हुआ, वो भी यही हेड डील करेगा। यानी जब भी हम इनकम की बात कर रहे होते, देखो चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम टैक्स में कभी भी हम इनकम की जब भी बात करते हैं ना बेटा, तो इनकम में हमारी पॉजिटिव इनकम भी होती है और नेगेटिव इनकम भी होती है, दोनों होती हैं, बोथ पॉजिटिव इनकम एज वेल एज नेगेटिव इनकम, चाहे वो कोई भी हेड हो। ठीक है, ओके। तो सर एक आपने बताया कि कैपिटल एसेट हो, हाँ बेटा। दूसरा सर आपने बताया, क्या बताया मैंने बेटा? ट्रांसफर्ड हो। तीसरा मैंने बताया है कि वो ट्रांसफर आपने कब किया हो? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और चौथा, एनी प्रॉफिट और गेन कुछ हुआ हो उससे, एनी प्रॉफिट और गेन रिजल्ट एज अ ट्रांसफर। पांचवी बहुत महत्वपूर्ण बात, सच प्रॉफिट इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर कुछ सेक्शंस लिखे हैं, 54, 54 बी, डी, ईसी, ईई, एफ, जी, जीए, जीबी। सुनिए ध्यान से, जब अपन कैपिटल गेन पढ़ेंगे अभी ही, और कैपिटल गेन की जब हम लोग बिल्कुल आखिरी में चले जाएंगे, जो बिल्कुल कैपिटल गेन समाप्त होने वाला होगा, तो मैं आपको कुछ सेक्शंस पढ़ाऊंगा एग्जेम्पशन के। यही सेक्शन जो लिखे हैं ये पढ़ाऊंगा। ये सेक्शन में कुछ कंडीशंस होती हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अगर कोई इंसान वो कंडीशंस पूरी कर देता है तो उसको कैपिटल गेन से हो सकता है एग्जेम्पशन मिल जाए, एग्जेम्प्ट हो जाए उसका कैपिटल गेन। एग्जेम्प्ट हो जाए मतलब उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के हमने सेक्शन 45 जो चार्जिंग सेक्शन है उसमें बातें तो बहुत सारी पढ़ी। अगर देखा जाए तो पहली बात क्या है, कैपिटल एसेट होना चाहिए। दूसरा, उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया होना चाहिए। तीसरा, वो ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जिसकी आप बात कर रहे हैं होना चाहिए। चौथा, उसके ट्रांसफर से कोई प्रॉफिट या गेन होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया प्रॉफिट गेन और लॉस भी होता है डीम्ड, राइट। कुछ होना चाहिए, 1 लाख की चीज 1 लाख में बेच दी तो क्या मतलब इसमें आने का। और पांचवा, वो कैपिटल गेन, ये जो सेक्शन है सेक्शन 54, 54 बी, डी, ईसी, डबल ई, एफ, जी, जीए, जीबी, इनमें एग्जेम्प्ट
नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इन पांचों चीज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो केवल दिमाग में रख लें तो वो केवल पहली दो है। कैपिटल एसेट होना चाहिए और उसको ट्रांसफर किया होना चाहिए। अब भाई इन दोनों बातों से ये समझ में आया कि हमें ये सीखना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट क्या चीज होती है, और हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि ट्रांसफर किसको बोलते हैं। कैपिटल एसेट क्या होता है और ट्रांसफर किसको बोलते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि कैपिटल एसेट क्या होता है। बट शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं बेसिस ऑफ चार्ज को एक बार पढ़ दे रहा हूं दोबारा से, थोड़ा सा दिमाग के अंदर होना चाहिए। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 45, कैपिटल एसेट होना चाहिए। कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करें। वो कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर किया है आपने, वो ट्रांसफर कब हो, जिस प्रीवियस ईयर की आप बात कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर में हो, उसको ट्रांसफर करने पे कोई प्रॉफिट या गेन हो, और वो प्रॉफिट एग्जेम्प्ट ना होता हो इन सेक्शन में, जिसमें मैंने आपसे कहा कि ये दोनों, पहली दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि भैया कैपिटल एसेट हो एंड आपने उसको क्या किया हो बेटा, ट्रांसफर किया हो। अब एक एक करके मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैपिटल एसेट क्या होता है और क्या नहीं होता है। कैपिटल एसेट क्या होता है और क्या नहीं होता है। चलें, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल एसेट क्या चीज होती है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 14 देता है। आओ देखते हैं कैपिटल एसेट के बारे में वो क्या बताता है। कैपिटल एसेट मींस, हमने कहा क्या मतलब सर, कैपिटल एसेट क्या होता है, कह रहा बता रहे, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by an assessee whether or not connected with his business or profession। हमने कहा क्या बोल गए, कह रहे प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मतलब हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि इमूवेबल की। कोई भी, चाहे वो लिख दे रहा हूं, आप भी लिख लो, चाहे मूवेबल हो और चाहे इमूवेबल हो, हम दोनों की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में मूवेबल भी आ गया और इमूवेबल भी आ गया। टेंजिबल की बात कर रहे हैं कि इनटेंजिबल की बात कर रहे हैं। भाई देखिए लिखा है लॉ में प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। जब एनी काइंड लिखा है तो उसका क्या मतलब होगा, कोई भी। यानी सर क्या यहां टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों है? हाँ बेटा, टेंजिबल भी आ गया और इनटेंजिबल भी आ गया। इनटेंजिबल क्या हो सकता है, जैसे बेटा मान लो आपने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, वो भी आ गया। अच्छा, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन तो बहुत ब्रॉड है। हाँ, लॉ मेकर ने जब बनाया तो बिल्कुल वो एक तरीके से ठान के बैठा था कि हम दुनिया का कुछ नहीं छोड़ेंगे और सब कुछ कैपिटल एसेट में डाल देंगे। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। वो आपके बिजनेस और प्रोफेशन की हो या घर पे रखी हुई हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सुनिए ध्यान से, अगर केवल हम इतने ही पार्ट को देखें, मान लो अगर कोई और डेफिनेशन और पार्ट ना होते, केवल इतना ही होता, लॉ मेकर ने केवल इतना लिख के अगर फुल स्टॉप कर दिया होता, तो आपको पता है दुनिया की हर चीज कैपिटल एसेट हो जाती। आपका चश्मा कैपिटल एसेट हो जाता अगर केवल इतना ही होता और कुछ ना होता। तो यहां तो सब कुछ कवर हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस से ना रिलेटेड हो। तो एक तरीके से अगर केवल इतना ही लिख के छोड़ देता लॉ मेकर, तो सभी कुछ आ गया। आपने अपना मास्क बेच दिया, आपने कहा बढ़िया हमारा लगाया हुआ है, 10 रुपए का मास्क आपने 100 रुपए में बेच दिया। अगर केवल इतना ही लिखा होता तो साहब उस पर भी कैपिटल गेन जनरेट हो जाता, क्योंकि वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाता। तो लॉ मेकर ने क्या किया, सुनिएगा। लॉ मेकर बड़ा स्मार्ट होते हैं, बहुत समझदारी से लॉ बनाते हैं। उन्होंने जब डेफिनेशन बनाई तो उनके पास दो तरीके थे डेफिनेशन बनाने के। एक तरीका ये था कि वो क्या करते, वो कुछ पॉइंट्स बता देते कि ये चीजें कैपिटल एसेट होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता। एक तरीका ये होता है डेफिनेशन बनाने का। एक तरीका होता है कि उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने अपनाया,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सब कुछ कैपिटल एसेट होता है सिर्फ इनको छोड़ के। लॉ मेकर के पास दो रास्ते थे डेफिनेशन को बनाने के। एक जो पहला तरीका था वो लॉ मेकर के लिए सिरदर्दी हो जाता। एक तरीका था वो सीधा सीधा बताता कि ये चीजें कैपिटल एसेट होती हैं, बट वो कितनी लिस्ट देता जाता भाई, कहां तक देता चला जाता कि ये होती है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता। उसने ये नहीं किया, उसने कहा सब कुछ कैपिटल एसेट होता है, जो नहीं होगा वो हम आपको एक अलग से लिस्ट दे रहे हैं। यानी यहां पे अगर मैं आपसे कहूं तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं होती, ये हमें याद रखना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमने ये याद कर लिया कि क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं होती, तो उनको छोड़ करके बाकी सभी कुछ कैपिटल एसेट होता है। यानी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन जब बनाई गई तो उसमें सबसे पहले तो ये लिख दिया गया प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। भले ही वो बिजनेस जानबूझ करके लिखा लॉ में करने की, बिजनेस की हो बिजनेस की ना हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपके पास खुद की सोने की चेन है, पर्सनल सोने की चेन है, उसको भी बेच दिया, कह रहा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई फर्क नहीं है, सब कुछ कैपिटल एसेट है। फिर उसके नीचे उसने लिखा लेकिन हाउएवर ये कैपिटल एसेट नहीं होते। अब सुनना मेरी बात, जब ये डेफिनेशन बनाई गई सेक्शन 2 क्लॉज 14 ने कैपिटल एसेट को डिफाइन किया और उसने बहुत आराम से ये बता दिया कि सभी कुछ कैपिटल एसेट है, कुछ चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती। तो इसका मतलब ही अपने आप में समझ में आ रहा है कि उन चीजों को छोड़ के जो मैं आपको लिस्ट पढ़ाऊंगा, ये लिस्ट पढ़ाऊंगा आपको, ये चीजें, ये जो आपको दिख रहा है इस समय, ये कैपिटल एसेट नहीं होता। बस केवल इतनी चीजें, ये 1 से लेके 6 तक के पॉइंट्स मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, ये कैपिटल एसेट नहीं होता। तो इस समझ में ही आ रहा है कि 6 ये जो चीजें हैं इनको अगर हम हटा दें तो बाकी सब कुछ कैपिटल एसेट होता है। तो लॉ मेकर ने भी बड़ी क्लियर डेफिनेशन रखी थी कि साहब 6 चीजों को हटा दें तो बाकी सब कुछ कैपिटल एसेट होता है। लेकिन लोग तो लोग हैं, लोग तब भी डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लोग तब भी डिस्प्यूट लगाते हैं, कोर्ट तक केसेस जाते हैं कि सर ये कैपिटल एसेट होगा कि नहीं होगा, जबकि डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि भैया सभी कुछ कैपिटल एसेट है सिर्फ इन चीजों को छोड़ के। तो इसका मतलब अगर वो जो आप जिस चीज की बात कर रहे हो अगर वो 6 पॉइंट्स में कवर्ड नहीं है तो इसका मतलब वो कैपिटल एसेट है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं लोग जो है डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं। जैसे डिस्प्यूट आते गए वैसे एक दो चीजें लॉ मेकर ने और क्लियरली बता दी कि ये भी कैपिटल एसेट होता है। जैसे आपको पहला समझाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा मेरे को ध्यान से। हम लोग जब कोई सिक्योरिटीज वगैरह शेयर्स वगैरह खरीदते हैं और खरीद के उसको बेचते हैं तो इनकम टैक्स लॉ हमसे कहता है कि या तो आप उसको अपनी पीजीबीपी की इनकम मान लीजिएगा या आप उसको कैपिटल गेन की इनकम मान लीजिएगा। हमने कहा मतलब, कह रहा मतलब या तो वो चीज शेयर खरीदना बेचना आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, व्यापार होगा, तो आप उसको पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल कराना, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में कराना, यहां ना कराना, ऐसा लॉ ने बोला हुआ है। और या फिर आपकी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, हम शेयर्स वगैरह खरीदते हैं लेकिन मेन व्यापार नहीं है मेरा वो, तो उसको अगर बेचना तो आप कैपिटल गेन में टैक्सेबल कराना। लॉ मेकर ने ये छूट दी हुई है कि आपको जो लगे वैसा एसएससी अपने आप से करा ले, जिसमें उसको लगता है कि क्या कराना चाहता है, एज अ ट्रेडिंग एक्टिविटी कराता है तो पीजीबीपी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शेयर सिक्योरिटीज वगैरह को देखता है तो कौन सा हेड, यही हेड कैपिटल गेन। अब इसी को देखते हुए कुछ विदेशी इन्वेस्टर्स ने, बाहरी इन्वेस्टर्स ने हमारे इंडिया में शेयर्स वगैरह सिक्योरिटीज वगैरह परचेज खरीदी और उसके थोड़े टाइम बाद उनको जब लगा मुनाफा है तो उन्होंने बेच दी। जब उनको लगा थोड़े टाइम बाद, मतलब 1 साल 2 साल 10 साल कुछ भी हो सकता है, थोड़ा टाइम ये जरूरी नहीं कि 1 दिन 2 दिन, कुछ भी किसी भी समय उन्होंने बेच दी। बेचने के बाद जब उन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया, इनकम टैक्स रिटर्न, तो उन्होंने दिखाया, इन्वेस्टर्स ने दिखाया कि साहब ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी और मैं इसको कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल करा रहा हूं। ऐसा करके ज्यादातर एफआईआई ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपने आईटीआर फाइल करे जिसमें उन्होंने कहा कि ये मैं कैपिटल गेन में टैक्सेबल कराना चाहता हूं। जब उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए उसके बाद असेसिंग ऑफिसर्स ने, इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने
बहुत सारे FII को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया, SCN इशू कर दिया, हिंदी में बोले तो नोटिस इशू कर दिया। और उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता, ऑफिसर्स ने कहा हमें नहीं लगता कि ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, हमें लगता है कि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी थी और ये PGBP के हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए, यहां नहीं होनी चाहिए। यहाँ कैपिटल गेन में ना थोड़ा अपने को फायदा मिल जाता है। अगर कैपिटल गेन में अपन दिखाते हैं ना, तो ये सेक्शंस आपको बताया ना, यहाँ पे ना ये जो सेक्शन है इनमें ना अपने को एग्जामिशन मिल जाती है। तो ऑफिसर्स ने कहा कि हमें नहीं लगता कि ये आपकी कैपिटल गेन की इनकम थी, हमें तो लगता है PGEP की इनकम थी और आपने गलत डिक्लेयर किया है, हम क्यों ना इसको PGEP के हेड में टैक्सेबल कर दे। जब ऐसी नोटिसेस इश्यू हुई FII को, तो FII ने बोर्ड को, CBDT को एक रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि सर देखिए, इसीलिए ही हम इंडिया में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। आप हमसे कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट करिए यहाँ पे, भाई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे इंडिया का फायदा है ना, इन्वेस्टमेंट होगी, पैसा आएगा, हमारे रिसोर्सेज अच्छी तरीके से यूज हो पाएंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। FII ने कहा कि सर देखिए, इसीलिए हम आपके यहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपके कहने और करने में बड़ा फर्क है। आपने कहा था कि भाई आप अपने हिसाब से उस एक्टिविटीज को दिखा सकते हैं, बट जब हमने दिखाया तो ऑफिसर्स ने हमको नोटिस इशू कर दिए हैं, अब हम उनका जवाब देते फिरें कि अपना काम करें। जब इस तरीके की रिप्रेजेंटेशंस बोर्ड के पास पहुंची, तो बोर्ड में जो बोल रहा हूं तुम्हें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूं, मतलब CBDT की, जो डायरेक्ट टैक्स मैनेज करता है, जो हेड है बोर्ड, उसकी बात कर रहा हूं। बोर्ड ने अपने ऑफिसर्स को फटकार लगाई। सबसे पहला काम तो कि आपने ये क्या कर रहे हैं, आप तो वैसे ही हम लोग बदनाम है, हमारा इनकम टैक्स वैसे भी पूरे वर्ल्ड में बहुत बदनामी में आता है, क्योंकि हमारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, आप देख ही रहे हैं, है ना। पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन तब भी कहीं लगता है आया कि नहीं आया समझ में, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, तो वैसे ही हम बदनाम है। और आप वैसे, और उसके अलावा आप और परेशान कर रहे हैं लोगों को, तो लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा हमारे ऊपर। तो उन्होंने एक तो फटकार लगाई, और आगे से ऐसी नोटिसेस इशू ना हो पाए, वो नोटिसेस पुरानी वाली तो क्वैश कर दी, क्वैश करने का मतलब होता है खारिज कर दी, खत्म कर दी, और आगे से ऐसी नोटिसेस इशू ना हो पाए, इसलिए उन्होंने सेक्शन 2 क्लॉज 14, जहां कैपिटल एसेट की डेफिनेशन लिखी थी, उसको अमेंड किया और उसमें लिख दिया कि कोई भी FII अगर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है इन अकॉर्डेंस विद सेबी, सेबी समझते हैं ना सभी बच्चे, इन अकॉर्डेंस विद सेबी, तो हम उसको कैपिटल एसेट ही मानेंगे। जब हम उसको कैपिटल एसेट ही मानेंगे, तो अगर इन्वेस्टर उसको बेचेगा, FII बेचेगा, तो कौन सी इनकम दिखाएगा, कैपिटल गेन, और इन्वेस्टर वही दिखाना चाह रहा है, उनको इसी में फायदा होता है। और नोटिसेस ऑफिसर इशू इस बात की नहीं कर पाएगा कि PGP में क्यों ना दिखाया। फिर से सुनिए, मैं आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में मैंने आपको ये पढ़ाया कि ओरिजिनली जब ये डेफिनेशन ड्राफ्ट हुई थी, जब लाई गई थी, तो केवल इतनी चीज लाई गई थी कि कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द SSE वेदर और नॉट कनेक्टेड बाय हिज विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट। तो ये एक ओरिजिनल डेफिनेशन थी, उसके नीचे लिखा हुआ था कि हाउएवर द फॉलोइंग विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट। फिर जैसे जैसे थोड़ी समस्याएं आई, वैसे वैसे एक दो पॉइंट लॉ मेकर ने एक्सप्रेसली बता दिए कि ये भी कैपिटल एसेट है। बताने की वैसे जरूरत नहीं थी, पता वैसे भी चल ही रहा था कि भाई जब ये चीज, केवल ये 6 पॉइंट कैपिटल एसेट नहीं होते तो बाकी सब कुछ कैपिटल एसेट है। लेकिन जहां पे डिस्प्यूट हुए, वहां पे लॉ मेकर ने कहा कि ये भी कैपिटल एसेट है, जिसमें आपके लिए जो दूसरी चीज इस समय आपको दिखने वाली है, वो यही दिखने वाली है। और देखते हैं क्या कैपिटल एसेट मींस, एनी सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटीज किसके पास है, जो FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको आप प्यार से FII कह सकते हैं, विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटी, जिन्होंने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जिसने इन्वेस्ट किया हो सिक्योरिटीज में इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड अंडर सेबी एक्ट 1992। अच्छा, FII मतलब सर हमें क्या याद रखना है बेटा, आपको केवल इतना याद रखना है, FII अगर कोई सिक्योरिटीज परचेज करता है इन अकॉर्डेंस विद सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से, तो उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा। जब वो बेचेगा तो उस पर कैपिटल गेन की इनकम निकलेगी, PGP की इनकम नहीं निकलेगी। ठीक, केवल एक बात इसमें ध्यान करनी है, FII सिक्योरिटीज कैपिटल एसेट होता है। FII के पास जो सिक्योरिटीज है वो कैपिटल एसेट होता है। सेबी वाली बात अगर आप भूल भी जाएंगे तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, वो जब इन्वेस्ट करेगा तो सेबी के अकॉर्डेंस में ही तो करेगा।
यानी अभी तक आपने पढ़ा कैपिटल एसेट में सबसे पहली चीज क्या पढ़ी? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब मूवेबल चीजें कि इमूवेबल चीजें, दोनों। टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो टेंजिबल चीजें कि इनटेंजिबल, दोनों। किसी भी तरीके की, बिजनेस से रिलेटेड हो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं है, सभी कुछ कैपिटल एसेट है। फिर आपने पढ़ा कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई सिक्योरिटीज यानी शेयर्स वगैरह में, कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है इन अकॉर्डेंस विद सेबी, तो वो भी कैपिटल एसेट है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का। एक चीज पहले आपको और पढ़ाऊंगा जो कैपिटल एसेट होती है, फिर मैं जाऊंगा कि क्या चीज नहीं होती है। सर एक चीज कहां लिखी है? बेटा ये चार्ट जब खत्म होगा तो उसके नीचे एक नोट है, नोट, ये भी कैपिटल एसेट है। सर क्या? पढ़ो बेटा। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी राइट in or in relation to an Indian company, including right of management or control or any right whatsoever. अभी आपने ऊपर पढ़ा कि प्रॉपर्टी में टेंजिबल चीजें भी आती हैं और इनटेंजिबल चीजें भी आती हैं। अब सपोज करिए, मान लीजिए एक कंपनी है, उस इंडियन कंपनी पे मेरे पास कोई राइट है, कोई अधिकार है, किसी कंट्रोलिंग का किसी भी तरीके का राइट है। मैंने वो राइट, वो अधिकार किसी और के नाम ट्रांसफर कर दिया। अब अधिकार तो देखा जाए इनटेंजिबल जैसी चीज है, मैंने अधिकार ट्रांसफर कर दिया, तो क्या ये भी कैपिटल एसेट है? क्या इस पे भी कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज यस, बिल्कुल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी राइट, कोई अधिकार। जाहिर सी बात है, आमतौर पे ये कौन सी नेचर का होता है? टेंजिबल की इनटेंजिबल? इनटेंजिबल नेचर का होता है। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स कोई भी राइट इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी, इंक्लूडिंग, किस तरीके का राइट हो सकता है? राइट ऑफ मैनेजमेंट है आपके पास उस कंपनी का, राइट ऑफ कंट्रोल है, कोई भी राइट है, अगर आपने उसको भी बेच दिया तो भी कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि वो राइट भी कैपिटल एसेट होता है। बस केवल इतनी ही चीजें होती हैं कैपिटल एसेट। पहली चीज, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी, वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। दूसरी चीज, any securities held by foreign institutional investor who has invested in such securities in accordance with the regulations framed by SEBI. तीसरी चीज, property of any right in relation to an Indian company. इतना भी याद कर लेंगे तो चल जाएगा, लाइक राइट ऑफ मैनेजमेंट, राइट ऑफ कंट्रोल और वॉट एवर राइट, वो भी कैपिटल एसेट है। अब सबसे जरूरी बात पढ़ने जा रहे हैं कि क्या चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती, यानी जो चीजें बेटा कैपिटल एसेट नहीं होंगी उनके बेचने पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मैंने आपसे शुरुआत में आज की क्लास में कहा चश्मा बेच दिया इन्होंने आप अपना, फिर मैंने आपको बता भी दिया कि वो कैपिटल एसेट नहीं होता। वो नहीं होता, ये बात कहां लिखी होगी? इन्हीं 6 पॉइंट्स में से कहीं पे लिखी होगी, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी जो चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती उनके बेचने पे कैपिटल गेन नहीं लगता। आओ ध्यान से देखते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बट डज नॉट इंक्लूड क्या क्या सर? बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। पहला, एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। सर क्या लिखा है? सुनिए, मान लीजिए मेरा किसी चीज का व्यापार है, मान लेता हूं मेरी ज्वेलरी शॉप है, मेरी अगर ज्वेलरी शॉप है तो मैं जब सोना, जो मेरे लिए है सोना चांदी, वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, उसी चीज का मेरा व्यापार है। मैं जब वो बेचता हूं, सोना बेचा, अंगूठी बेची, चेन बेची, डायमंड का सेट बेचा, जब मैं वो बेचता हूं तो मेरे लिए जो इनकम जनरेट होगी वो कैपिटल गेन की इनकम नहीं होगी, बल्कि पीजीबीपी की होगी, जिस चीज का मेरा व्यापार है। अच्छा मान लीजिए आप हैं सीएस, आपका व्यापार नहीं है सोना चांदी का, और आपने वैलेंटाइन डे वाले दिन अपनी सोने की चेन बेच दी। सोने की चेन आपके लिए जो है वो कैपिटल एसेट है कि नहीं? आपके लिए कैपिटल एसेट है। किसके लिए नहीं है?
जिसका व्यापार है, मतलब कोई एक एसेट किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैपिटल एसेट हो भी सकता है और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैपिटल एसेट नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए आपके पास एक घर है, प्रॉपर्टी है, आप उस घर को बेच डालते हैं, कैपिटल एसेट है, बिल्कुल है। ऊपर आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मैंने लिखवाया भी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। लेकिन वहीं पे एक बिल्डर है, उसका काम ही है घर खरीदना बेचना। वो जब घर बेचेगा, बिल्डिंग बेचेगा, तो कैपिटल गेन की इनकम नहीं लगेगी, पीजीबीपी लगेगा। कैपिटल गेन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पहली लाइन में लिखा है ये कैपिटल एसेट नहीं होता। सर बिल्डिंग कहां लिखी थी? लिखी है ना, एनी स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है जिस चीज का व्यापार होता है, लिख लो वहां पे, जिस चीज का आपका व्यापार है वो चीज आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं है, उसके बेचने पे कैपिटल गेन की इनकम नहीं निकलती, पीजीबीपी की इनकम निकलती है। लिख लो लिख लो, जिस चीज का, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, बिल्कुल लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिस चीज का आपका व्यापार है, व्यापार बोले तो बिजनेस है, जिस चीज का आपका बिजनेस है उस चीज पे, वो चीज कैपिटल एसेट नहीं होती, वो चीज कैपिटल एसेट नहीं होती। आप उसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन की इनकम नहीं निकलेगी। कौन से गेन की इनकम निकलेगी? कौन से हेड की? पीजीबीपी के हेड की इनकम निकलेगी। एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपना घर बेच दिया, वो कैपिटल एसेट है, उसको बेचने पे कैपिटल गेन की इनकम निकलेगी। एक बिल्डर ने अपना घर बेचा, पीजीपी की इनकम निकलेगी। बात समझ में आ गई? पक्का? यानी लॉ मेकर ने बड़ा स्मार्ट गेम खेला। उसने जब ऊपर बनाया तो उसने सब कुछ लिख दिया कि सभी कुछ कैपिटल एसेट होता है, वहां पे उसने लिख दिया वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे ना हो, क्योंकि उसको पता था कि वो जब डज नॉट इंक्लूड वाली जो डेफिनेशन में डालेगा वहां पे वो स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस वाला वहां पे हटा देगा। तो उसने पहले बनाया ही ऐसा, इसको हम डेफिनेशन कह सकते हैं, नेगेटिव डेफिनेशन बनाई एक तरीके से कि ये नेगेटिव लिस्ट है, ये चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती, उन चीजों को छोड़ के कोई भी अगर और चीज निकली तो वो कैपिटल एसेट होती है। ठीक है, तो अगर आपका व्यापार है, जिस चीज का आपका व्यापार है वो चीज कैपिटल एसेट नहीं होती। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक वही ज्वेलर की शॉप है, उसके लिए जो सोना चांदी है वो कैपिटल एसेट नहीं होगा, स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड भी आप उसको बोल सकते हैं, कंज्यूमेबल आइटम बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। तो मैं इस पूरे को स्टॉक इन ट्रेड बोल रहा हूं, स्टॉक इन ट्रेड जिस चीज का व्यापार। तो उसके लिए जो सोना चांदी है वो पीजीपी की इनकम निकलेगी क्योंकि वो कैपिटल एसेट नहीं। इसी एग्जांपल में अगर मैं आपसे बोलूं कि जहां पे उसकी शॉप है, जो शोरूम है उसका, उसने अपना शोरूम बेच डाला, उसका शोरूम बेचने का व्यापार नहीं है, उसका क्या बेचने का व्यापार है? उसकी ज्वेलरी बेचने का व्यापार है। उसने क्या किया, थोड़ा सा आगे एक बड़ी जगह ले ली जहां शोरूम बनवा रहा था और जो पुरानी वाली शॉप थी वो बेच डाली। वो कैपिटल एसेट है, यस और नो? वो है कैपिटल एसेट। सर उसमें तो बिजनेस कर रहा था, बिजनेस तो कर रहा था, लेकिन क्या वो स्टॉक इन ट्रेड था उसका? नहीं, वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने बोला आप हिंदी में लिख लीजिए, जिस चीज का व्यापार है आपका, जिस चीज का बिजनेस है, जिस चीज में आप डील करते हैं, वो चीज आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं। यहां तक समझ में आ गया? इस पहले पॉइंट में चश्मा लिखा है? नहीं, चश्मे की बात इसमें तो नहीं लिखी। दूसरा पढ़ते हैं, और क्या कैपिटल एसेट नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा, पर्सनल इफेक्ट। हमने कहा ये क्या होता है पर्सनल इफेक्ट? कह रहा है दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वियरिंग एपरल एंड फर्नीचर बट एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट held for personal use by the SSC or any member of his family dependent on him। हमने कहा ये क्या लिखा है? लॉ मेकर बहुत समझदार है, मतलब उसने, कह सकते हैं, बहुत गहरी तपस्या करके लॉ बनाया होगा। जरा समझिए, मान लीजिए आपके घर में एक टीवी है, वो पुराना हो गया, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी का स्मार्ट टीवी आ गया,
आपने पुराना टीवी उठा के बेच दिया। आपने टीवी खरीदा था 1 लाख रुपए का पुराना, आज उसको बेच दिया, 20,000 रुपए में बेच दिया, आपका 80,000 का लॉस हुआ। लॉ मेकर कहता है अच्छा नुकसान हुआ। हमने कहा जाहिर सी बात है 80,000 का नुकसान हुआ। कह रहा ठीक है रखो रखो अपने पास, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना। हमने कहा इस साइड में आते हैं ना नेगेटिव इनकम निकालते हैं। कह रहा नहीं नहीं रुको, ये कैपिटल एसेट नहीं है। हमने टीवी कहां लिखा है इसमें कैपिटल एसेट नहीं। कह रहा लिखा तो है, पढ़ो तो ध्यान से। पर्सनल इफेक्ट, कोई भी पर्सनल चीजें, ब्रैकेट 2 सेकंड के लिए अगर अपन छोड़ दें, कोई भी पर्सनल चीजें हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, किसके लिए रखी है आपने? पर्सनल यूज के लिए। या तो आप खुद अपना पर्सनल यूज करते हैं, टीवी खुद देखते हैं, या आप नहीं देखते, कोई फैमिली मेंबर देखता है, कोई भी देखता है, पर्सनल यूज की चीज है। हमने कहा ऐसा क्यों किया लॉ मेकर ने? लॉ मेकर को क्या फायदा मिला उसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर करके? लॉ मेकर जानता था कि इस तरीके की चीजें जब अगर बिकेंगी तो हमेशा लॉस पे ही बिकती हैं। 99% सिचुएशन पे लॉस पे ही बिकेंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने 1 लाख का टीवी खरीदा था, 2-3 साल यूज किया और फिर किसी और को चुपका दिया 5 लाख में। आमतौर पे नहीं होगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप बना ले क्लास में बैठे बैठे तो बात अलग है, आमतौर पे तो नहीं होगा। लॉ मेकर जानता था कि ये चीजें नुकसान पे बिकती हैं। उसने कहा पहले इनको किनारे करो, हमें इनसे कोई साहूकार नहीं, हटाओ इनको, ये कैपिटल एसेट नहीं होते। फायदा हो आप रख लेना, नुकसान हो आप ही रख लेना। ना कैपिटल एसेट ही नहीं है, मुनाफा हो जाए तो भी तुम्हारा, टैक्स फ्री जाओ मौज करो, नुकसान हो जाए तो भी तुम्हारा। उसको पता होगा क्या इसमें नुकसान होगा। आपने अपना पुराना लैपटॉप बेच डाला, कैपिटल एसेट नहीं है वो। क्यों नहीं है? पर्सनल इफेक्ट की चीज है। आपने अपना पुराना फोन बेच डाला, आजकल ही बड़ा करते हैं, पुराना फोन बेच के नया नया फोन लेते रहते हैं। पुराना फोन बेच डाला, कैपिटल गेन लगेगा? नहीं लगेगा। कैपिटल एसेट नहीं है वो, पक्का नहीं है, बिल्कुल नहीं है कैपिटल एसेट इसी पॉइंट के हिसाब से। आपने अपना पुराना घर बेच डाला, पुराना घर आप उसमें रहते थे, पर्सनल यूज करते थे, आपका घर था, पुराना हो गया था, आपने बढ़िया आलीशान बंगला खरीद लिया, पुराना घर बेच डाला। पुराना घर बेचा, पुराना घर कैपिटल एसेट है वो कैपिटल एसेट है, वो यहां बाहर नहीं है। लॉ मेकर बहुत समझदार है, मैं बार बार बोल रहा हूं। उसने कहा पर्सनल इफेक्ट, लेकिन वो भी कौन से वाले? केवल केवल मूवेबल चीजें वाली पर्सनल इफेक्ट। केवल मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल इफेक्ट की है वो कैपिटल एसेट नहीं होती, जो आपने पर्सनल यूज के लिए रखी। आपने अपने पुराने कपड़े बेच डाले, जीन्स पुरानी हो गई थी, आपने उसको काट पीट करके बेच दिया। आपने कहा ये नई डिजाइन है, आजकल ऐसे ही चलने लगा है ना मार्केट में। हाँ, 4 जगह से फिटी होती है तो और महंगी हो जाती है। कैपिटल एसेट है? नहीं है, राइट। पुराना फर्नीचर बेच डाला घर का? नहीं है। आपके पास कोई एंटीक आइटम था, मतलब आप नहीं, घर वाले तो आप ही कहते होंगे कि तुम ये एंटीक हो, आप नहीं, कोई एंटीक आइटम था, आपने उसको बेच डाला। लॉ मेकर मैं कह रहा हूं बहुत समझदार है, उसने वेलकम मूवी देखी है। लॉ मेकर जानता है कि जो एंटीक आइटम होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, ज्वेलरी होती हैं, आमतौर पे इनकी बनाने की कॉस्टिंग कम आती है, बिकती महंगे में। मान लीजिए मैंने एक ड्राइंग बना दी, एक पेंटिंग बना दी, मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा क्या बना दी, लेकिन खरीदार कहेगा क्या मॉडर्न आर्ट है। हम भी समझ रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं, हाँ हाँ जो समझ रहे हो सही है, नीलामी लगती, बोली होती है। कहता है साहब पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होता, लेकिन पर्सनल इफेक्ट में भी मूवेबल चीजें ही हमने ली, इमूवेबल चीजों को हमने नहीं लिया। और मूवेबल चीजों में भी कुछ चीजों को उसने पर्सनल इफेक्ट से हटा दिया। उसने कहा ये चीजें कैपिटल एसेट हैं, इसके बेचने पे जो भी इनकम या लॉस निकलेगी वो इस साइड में आएगी। ध्यान से पढ़ते हैं। पर्सनल इफेक्ट दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल में क्या आ जाएगा सर? पर्सनल क्या चीज है? इंक्लूडिंग वियरिंग एप्रल, मींस कपड़े वगैरह, क्लोथ्स वगैरह, वियरिंग एप्रल एंड फर्नीचर, मतलब वियरिंग एप्रल एंड फर्नीचर पर्सनल इफेक्ट है, यस और नो? पर्सनल इफेक्ट है, इस पे कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। बट एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी,
आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। मतलब ये जो मैंने लिस्ट पढ़ी ज्वेलरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन वाली, ये जो लिस्ट पढ़ी, ये कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट है। ये पर्सनल इफेक्ट की चीजें नहीं है, ये कैपिटल एसेट है, ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है। इसको बेचने पे कैपिटल गेन लगेगा। सर क्या क्या कैपिटल एसेट है? ज्वेलरी मतलब बेटा मान लो आपके पास सोने की चेन है जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। पर्सनल यूज मतलब आप पहनते हैं, आपकी अपनी है, पर्सनल यूज है। उसको बेच दी, वैलेंटाइन डे वाले दिन बेच डाली। आप क्या उसको ये बोल सकते हैं कि वो पर्सनल इफेक्ट की चीज थी? लॉ मेकर कह रहा है वो कैपिटल एसेट है, उसने पहले ही किनारे कर दिया। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस क्या होते हैं? एंटीक आइटम्स वगैरह। ड्राइंग्स, पेंटिंग्स आप जानते हैं। स्कल्पचर्स, पुतले वगैरह, मूर्तियां वगैरह। और एनी वर्क ऑफ आर्ट, किसी भी तरीके का आर्ट का काम। आमतौर पे वो जानता है ये सारी चीजें महंगे में ही बिकती हैं, तो उसने कहा ये चीजें मूवेबल एसेट भले ही हो, पर्सनल यूज भले ही कर रहे हो, तब भी हम उसको कैपिटल एसेट मानेंगे और उसके बेचने पे कैपिटल गेन निकाला जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? पक्का? अभी मैं पूरा क्लियर कर लूं, फिर आपका अगर कोई डाउट होगा तो लेता हूं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। पर्सनल इफेक्ट, दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी including wearing apparel and furniture, but excluding jewelry, archaeological collections, drawings, painting, sculptures, or any work of art held for personal use by the assessee or any member of his family dependent upon him. मान लीजिए मेरे पास एक शर्ट है, मैंने उसको यूज किया, उसको बेच डाला। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, ये शर्ट ले लो, करोड़पति बन जाओगे। बिक गई मान लो, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल, मेरे पास एक शर्ट है जो मैंने सोने के तार से बनवाई हुई, पैसों की कमी नहीं है, बिल्कुल सोने का काम उसमें कराया है, डायमंड्स के बटन लगवाए हैं, और मैंने उसको बेच दिया। मैं उसको पहनता था, मेरी पर्सनल यूज की थी, उसको बेच दिया। अब वो वियरिंग अप्रैल के दायरे से बाहर हो चुकी है। वो क्या ट्रीट करी जाएगी? एक तरीके से ज्वेलरी की तरह ट्रीट की जाएगी, और उस पर कैपिटल एसेट, मतलब उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन लगेगा। आपके सामने एक और लाइव एग्जांपल पूछता हूं। मैंने एक ऑडिट किया था, एक एसएससी है, कानपुर के हैं, उनका ऑडिट किया था। उनके घर पे चांदी के सोफे हैं, चांदी के सोफे हैं, है ना? नाम नहीं बोलेंगे, नहीं, आप उन्हीं के घर चले जाएंगे। वो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। वी कैन नॉट डिस्क्लोज एनी, हम कोई भी क्लाइंट का नाम आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक के घर में चांदी के सोफे, फर्नीचर ही है, अगर वो बेच डालते हैं तो कैपिटल गेन लगेगा, कैपिटल एसेट है वो, अब वो फर्नीचर नहीं बचा। बात समझ में आई? तो आम तौर पे वियरिंग अप्रैल और फर्नीचर जो हम जैसे गरीबों के घर में होते हैं, वो कैपिटल एसेट के दायरे से बाहर है। इसके अलावा क्या क्या कैपिटल एसेट हैं? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट, राइट? बिल्डिंग कैपिटल एसेट है। पर्सनल यूज वाली की, जो पर्सनल यूज वाली ना हो, कौन सी? दोनों, चाहे पर्सनल यूज की हो चाहे पर्सनल यूज की ना हो, लैंड, बिल्डिंग वगैरह कैपिटल एसेट होती। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? जी, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही इन्होंने कहा। मान लीजिए एक लाला है, उनकी शॉप है, लाला पुरुषोत्तम दास मान लो उनका नाम है, उनकी ज्वेलरी का, उनकी शॉप है, और वो अपनी शॉप से जो भी ज्वेलरी बेचते हैं वो क्या होगी? पीजीबीपी की इनकम होगी। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए लाला जी की जो ललाइन है, उन्होंने जो ज्वेलरी पहन के रखी है, लाला जी की ललाइन की जो अपनी यूज की ज्वेलरी है, होगा कि नहीं? सब कुछ बेच डालते होंगे, होगा। अगर मान लो कभी वो बेच डालते हैं,
तो वो कैपिटल गेन के दायरे में आएगी। वो जो उनके घर पे ज्वेलरी रखी है, जो लाइन जी की है, वो कैपिटल एसेट है। जो शोरूम में ज्वेलरी रखी है वो स्टॉक इन ट्रेड है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। कह रहे हैं शोरूम वाली अगर घर पे रखें तो रहेगी शोरूम वाली ही, उसका कैरेक्टर शोरूम वाला ही है। ठीक है, बच्चों कुछ समझ में ना आए ना आए, सब अपनी स्मार्टनेस दिखाने पे लगे रहते हैं। ऐसा हो जाए तो खैर, कैपिटल एसेट पहला क्या नहीं होता? स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा क्या नहीं होता? पर्सनल इफेक्ट की चीजें। कौन सी पर्सनल इफेक्ट? मूवेबल चीजें नहीं होती, मतलब मूवेबल चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती। क्या चीज कैपिटल एसेट लेकिन होती है? ज्वेलरी, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। चलें तीसरी तरफ। चलिए, और क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं होती? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड बोले तो जाहिर सी बात है जिसपे आप एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, खेती किसान वगैरह का आप काम करते हैं। अगर आप उसको बेचते हैं तो वो कैपिटल एसेट नहीं है और उसके बेचने पे कैपिटल गेन की इनकम नहीं निकलेगी। सपोज करो आप मुंबई में रहते हो, वहां पे आपके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है, आपने उसको बेच डाला। मुंबई में रहते हो, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको बेच डाला। बताओ वो इसमें कवर होगा? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड में कवर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो अर्बन एरिया में है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर मुंबई में आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको बेचते हैं तो कैपिटल एसेट लगेगा। लेकिन अभी तो हम लोग लेमैन की तरह बात कर रहे हैं। लॉ बताता है एग्जैक्टली क्या चीज कैपिटल एसेट होगी और क्या चीज नहीं होगी। लॉ ने कैसे बताया है, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ेंगे। वो कहते हैं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होती। हमने कहा ठीक है ये चीज कैपिटल एसेट नहीं होती। कह रहा है लेकिन एक्सक्लूडिंग ये बात आपको बताई जाएगी, इतनी बात आपको बताई जाएगी। हमने एक्सक्लूडिंग मतलब पहले ही हम नेगेटिव लिस्ट पढ़ रहे थे, ऊपर से ही हम पढ़ रहे थे कि बट डज नॉट इंक्लूड, कि कैपिटल एसेट ये नहीं होता जिसमें आपने कहा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होती। अब आप एक्सक्लूडिंग के बाद ये पॉइंट बोल रहे हो, मतलब ये चीजें कैपिटल एसेट होंगी। ये वाली एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है। सर कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है? और बेटा ध्यान से देखते हैं, ये वाली एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है। पढ़ा जाए, पढ़िएगा। एनी एरिया विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी और ए कैंटोनमेंट बोर्ड एंड विच हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। क्या मतलब? मैं यहाँ पे एक कुछ एग्जाम्पल्स लेता चल रहा हूं, आप भी चाहें तो कॉपी में नोट डाउन करते रहें। मान लीजिए ये एक सिटी है, सिटी ए। अब मैं जब सिटी बोल रहा हूं तो सिटी से आप ना सुनिए, समझिएगा कि अर्बन एरिया रूरल एरिया। सिटी मीन्स आप सिटी बोल लीजिए, एरिया बोल लीजिए। सिटी है, सिटी का मतलब आप क्या समझेंगे? अर्बन एरिया नहीं। ठीक है, एक नॉर्मल एक जगह है जिसका नाम है ए। इसकी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बोले तो कितने लोग, आबादी क्या है इसकी? इसकी पॉपुलेशन है 10,000 और मोर। कितनी है बेटा? मतलब 10,000 या उससे ज्यादा। दिख रहा है ना सभी को कि थोड़ा बड़ी सिटी बना देंगे। ये बन गई बड़ी सिटी, सिटी ए। इसकी पॉपुलेशन है 10,000 और मोर, और आपके पास यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल लैंड है। एयर लिखा है मैंने कि ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है, इसमें एक जगह पे कहीं पे आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है। आपको ये बताना है कि ये एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है कि नहीं है। आंसर है कि ये एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है। इसको बेचने पे कैपिटल गेन निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्यों है ये? क्योंकि एक ऐसी जगह पे है जहां की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है। मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं, आप नोट भी करते रहना साथ साथ में। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चल रहा हूं। ये एक सिटी है, सिटी बी। इसकी पॉपुलेशन लेस देन 10,000, 10,000 से
कम है और आपके पास यहां पे एक एग्रीकल्चरल लैंड है, बताओ ये कैपिटल एसेट है, यस और नो? ये कैपिटल एसेट नहीं है, इसके बेचने पे कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। इसको हम लोग रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बोल करके चलने वाले हैं। जिसकी पॉपुलेशन कितनी हो, 10,000 से कम हो, वहां पे अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसके बेचने पे कैपिटल एसेट, उसको कैपिटल एसेट नहीं मानते और उसके बेचने पे कैपिटल गेन नहीं निकलता। लेकिन अगर उसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा हो तो उस पे कैपिटल गेन निकलेगा क्योंकि वो कैपिटल एसेट है। यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जो किसी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के दायरे में नहीं आती। वैसे म्युनिसिपैलिटी का मतलब समझते हैं, नगर निगम वगैरह। कैंटोनमेंट बोर्ड मतलब हिंदी में बोले तो छावनी परिषद। आप कैंट साइड जाएं तो लिखा होता है ना, छावनी में आपका स्वागत है, जो आर्मी वगैरह के अंदर एरिया आता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जो इन दोनों के अंदर नहीं आती, ना म्युनिसिपैलिटी के दायरे में आती है ना कैंटोनमेंट बोर्ड के दायरे में आती है, दोनों के दायरे में नहीं आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जा रहे हैं कानपुर से उन्नाव। अब कानपुर कानपुर नगर निगम में है, उन्नाव उन्नाव नगर निगम में है, लेकिन बीच में तब भी कुछ ऐसी जगह पड़ेंगी जो हो सकता है किसी नगर निगम में नहीं, कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं लगती, कोई कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं लगता। आपने बहुत जगह देखी होंगी ऐसी, ट्रेन से आप बहुत बार जाते होंगे कहीं पे, बहुत एरियाज ऐसे होते होंगे जो आपको दिख रहे होंगे, खेती खेत दिख रहे हैं आपको, हो सकता है वो किसी म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर ना आते हो। अब भाई उसका क्या होगा, मैं आपको वो समझाने जा रहा हूं। आओ ध्यान से समझना। ये दोनों आपने नोट कर लिया है? चलो मैं आपके सामने तीसरी सिटी लेकर के चल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो ये एक सिटी है, सिटी सी, जिसकी पॉपुलेशन है लेस देन 10,000। ये एक म्युनिसिपैलिटी वगैरह के अंदर आती है, सिटी सी। जब मैं गोला बना रहा हूं, पॉपुलेशन लिख रहा हूं, तो ये म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आती है। इसकी पॉपुलेशन है 10,000 से कम और यहां पे अंदर ही आपके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है। अभी इस तरीके का मिलता जुलता एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा है। ये जो एग्रीकल्चरल लैंड आपके पास है, बताओ ये कैपिटल एसेट है? नहीं है, ये कैपिटल एसेट नहीं है। इसके बेचने पे, ये कैपिटल एसेट नहीं है, इसको बेचने पे कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। इसी एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। मान लो इसके आउटर एरिया में कहीं पे, आउटर एरिया का मतलब समझ में आया, कि जहां पे इसकी म्युनिसिपैलिटी की लिमिट खत्म हो गई और कोई और म्युनिसिपैलिटी शुरू भी नहीं हुई, इसके आउटर एरिया में कहीं पे आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड, कहीं पे भी, मैंने कहीं भी लिख दिया, किसी भी जगह पे ये बन गई एग्रीकल्चरल लैंड। बताओ ये आपकी कैपिटल एसेट होगी कि नहीं होगी? अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आप अपना लॉजिक बताओ। अंदर वाली तो नहीं है, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, वो अंदर वाली तो नहीं है। उसके बाहर एरिया वाली, जब अंदर वाली ही नहीं है तो बाहर वाली का तो मतलब ऐसे भी नहीं बनता। जब अंदर जो, जहां पे म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड लग रहा है उसी को हम लोग नहीं मान रहे हैं, तो बाहर वाले एरिया का कहां हम मानेंगे? यानी ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। ये हुआ तीसरा एग्जाम्पल। अब मैं चलता हूं जरा चौथे एग्जाम्पल की तरफ, फिर आपको पढ़ा भी दूंगा। ये है चौथा एग्जाम्पल। मान लो एक सिटी है, सिटी डी, दिख रही है आपको? अब ये पहले देखना, ये बाद में नोट करना जब मैं आपसे बोलूं। इसकी पॉपुलेशन मोर देन 10,000 तो है, 10,000 से ज्यादा है। अभी बाकी इसमें कुछ लिखूंगा बाद में। 10,000 से ज्यादा भी समझते हैं, 10,000 से ज्यादा है और यहाँ पे कहीं पे आपके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है। बताओ ये कैपिटल एसेट है, यस और नो? बच्चे कह रहे हैं सर, बिल्कुल आप सही करें, ये कैपिटल एसेट है, टिक मैंने कर दिया। इसके आउटर एरिया में कहीं पे भी मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड। क्या ये एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट होगी कि नहीं होगी, ये आप अभी मत बताइए, मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ करके बताइएगा। आओ पढ़ाने चलता हूं, फिर आपको नोट करने का मौका दे दूंगा। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट।
पढ़ता हूं क्या चीज कैपिटल एसेट होती है, वो लिखा है इस बॉक्स के अंदर। एनी एरिया, ये जो पढ़ रहा हूं ये कैपिटल एसेट होता है। एनी एरिया विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी और ए कैंटोनमेंट बोर्ड, कोई भी एरिया जो किसके जुरिडिक्शन में आता हो, किसी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर में आता हो, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा हो, वहां पे अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो कैपिटल एसेट होगी। कहां पे है? किसी ऐसी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड, ऐसी जगह पे, जिसको मैंने सिटी बोल लिया, ऐसी जगह पे, ऐसी सिटी में, ऐसी सिटी ए मैंने अपने एग्जांपल में लिया, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है। वहां पे अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको हम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानेंगे, उसको हम कैपिटल एसेट मान करके चलेंगे। उसको अगर आप बेचते हैं तो आपसे कैपिटल गेन लिया जाएगा। इसी का एग्जाम्पल मैंने आपको ये वाला दिया था, सबसे पहला जो दिया था ये सिटी ए, वो ये दिया था कि अगर आपके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है, वो भी कहां पे है? एक ऐसी जगह पे जहां की पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, जिसको मैं डीम करके चल रहा हूं कि ये किसी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है, ठीक है, ऐसी जगह पे है, तो भाई ये एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट होगा। यहां तक बात समझ में आई? तो मैंने जब ये एग्जाम्पल लिया तो मैंने कहा इसका मतलब क्या चीज नहीं होगी, तो मैंने तुरंत आपके साथ एग्जाम्पल नंबर दूसरा शेयर किया, सिटी बी वाला। या मेरे गोले पे मत जाइएगा, गोले से नहीं देखते कि कितनी बड़ी एरिया की सिटी है। सिटी छोटी है या बड़ी है ये उसकी पॉपुलेशन से देखी जा रही है। यहाँ पे सिटी बी जिसकी पॉपुलेशन मैंने 10,000 से कम ली, यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है मेरे पास, इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, लॉ कह रहा है, और इस पे कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। अच्छा बेटा एक बात है ना, हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड इतनी देर से बोल रहे हैं, अगर मेरे पास नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होगी तो? नॉन एग्रीकल्चरल लैंड समझते हैं ना, जो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, मेरा घर है, कोई भी चीज है जो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो कैपिटल एसेट है। कहां पे हो? अगर कहीं पे भी हो, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, कहीं पे भी हो, एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ के नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट होती ही होती है। ठीक है, हम तो एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई ये तो समझ में आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई आगे भी इन्होंने कुछ लिखा है। लॉ मेकर कहता है एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड ईयरली फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी और ए कैंटोनमेंट बोर्ड, और उसमें पता नहीं एबीसी तीन बातें कर गया, नॉट बीइंग मोर देन 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड and which has a population of more than 10,000 but not more than 1 lakh। ऐसे ही कुछ कह गया, नॉट मोर देन 6 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड एंड विच हैज a population of more than 1 lakh but not more than 10 lakh। ऐसे ही कह गया नॉट मोर देन 8 किलोमीटर विच हैज a population of more than 10 lakh। वही बाकी तो वो लाइन वही लिखी थी। हमने कहा क्या डेफिनेशन बनाई, बनाने वाले को भी समझ में आया कि उसने क्या बना दिया। खैर बहुत आराम से इसको समझेंगे हम लोग, ऐसे ही चार्ट बना बना के मैं आपको सब सिखा डालूंगा अगली क्लास में। अभी आप क्या करिए, अभी मैंने आपको ये 4 चार्ट सिखाए हैं, जिसमें आप डी वाला तो अभी कंप्लीट मैंने नहीं किया है, डी वाला भी बताऊंगा आपको कि डी वाला कब होगी कब नहीं होगी, डी वाला भी छोड़िए, वो लास्ट टाइम पे मैं कंटिन्यू करूंगा। ए बी सी आप नोट कर लीजिए और होमवर्क सुन लीजिए। आज का आपका होमवर्क क्या रहने वाला है? कैपिटल गेन जो हेड अपन ने पढ़ना शुरू किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग हेड है, और आपको इंटरेस्टिंग तब लगेगा जब वाकई घर पे आप आज जितना पढ़ा उसको 2 घंटे कम से कम पढ़ने वाले। 2 आवर्स, सर 2 घंटे का मैटर नहीं, 2 घंटे का पूरा मैटर है। 2 घंटे से पहले पढ़ना बंद ना करना कैपिटल गेन को, इतना करके आना जितना आज पढ़ा। आगे का मैं नहीं बोल रहा कि आप कुछ पढ़ के आओ, जितना पढ़ा है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? जी। सिटी सी इन्होंने कहा जुडिक्शन में थी कि नहीं, सब कुछ जुडिक्शन में है, जो जुडिक्शन में नहीं है उसके लिए मैं आउटर सर्किल बनाऊंगा, ये बनाऊंगा आउटर सर्किल। आउटर सर्किल से हम लोग मान के चलेंगे डीम्ड हम और आप कि वो जुडिक्शन के अंदर नहीं, जो अंदर बनाऊंगा वो तो जुडिक्शन में। जो आउटर सर्किल होगा उसकी खुद की पॉपुलेशन नहीं देखते, जुडिक्शन में जो नहीं है उसकी पॉपुलेशन नहीं देखते, जुडिक्शन वाले की पॉपुलेशन देखते। और किसी का कोई डाउट? जी। इन्होंने कहा
कि अभी सर आपने पढ़ाया, हमने कहा बेटा क्या पढ़ाया, कह रहे हैं सर आपने ये जो पहला के बाद दूसरा पॉइंट पढ़ाया, जो चीज कैपिटल एसेट नहीं होती, उसमें आपने बताया वियरिंग अप्रैल जो होते हैं ये कैपिटल एसेट नहीं होते, कपड़े वगैरह। अब इनका डाउट ये आया कि मान लीजिए सर एक सलमान खान ने एक टी शर्ट पहनी हुई है, इतना डिटेल में इन्होंने डाउट नहीं पूछा, मैं बता दे रहा हूं। सलमान खान ने एक टी शर्ट पहनी हुई है और सलमान खान अपनी टी शर्ट का ऑक्शन कर रहा है, पसीने से भरी हुई टी शर्ट, लोग बोली लगा रहे हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, 1 करोड़ में बिक गई। तब यहां पे अट्रैक्ट होगा? आंसर इज नो, कैपिटल एसेट नहीं है तो नहीं है, चाहे उस पर आपका मुनाफा हो चाहे नुकसान। ठीक है, और किसी का कोई डाउट नहीं? पक्का? चलिए, थैंक यू सो मच। ये एग्जाम्पल के साथ आपको छोड़ जा रहा हूं, ये तीनों नोट कर लीजिएगा।